ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं एमएस वर्ड के बारे में, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है एमएस एक्सेल। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एमएस एक्सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उससे रिलेटेड कई बार क्वेरीज पुटअप भी की जाती है। तो हम लोग इसके बारे में अब डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल से कुछ चीज़ें, मतलब एमएस वर्ड से कुछ चीज़ें। अब पूरी तरह से एमएस एक्सेल अलग है और अलग तरीके से वर्कआउट होता है, वो कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानकारी करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिकली काम क्या होता है। उसका काम बेसिकली वर्कशीट पे वर्क करना होता है, कैलकुलेशन के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और बाकी और क्या क्या काम होता है वो हम लोग अभी इसी सेशन में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कुछ इस तरह से आप लोग के सामने, जैसे एमएस वर्ड का मैंने आपको दिखाया था, वैसे ही एमएस एक्सेल का भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। 2019 लेटेस्ट है आप लोग का। ठीक है, सो 2003, 2007, 2010, मतलब कुछ आइकन्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा एक सिनेरियो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेन पॉइंट की बेसिकली एमएस एक्सेल आखिरकार आप लोग का होता क्या है और इस पर हम लोग वर्कआउट करते कैसे हैं। जैसे कि आप लोग लिखा हुआ देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट दैट रन्स ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। एमएस एक्सेल आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट होता है, यानी वर्कशीट बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और ये मतलब इन शॉर्ट में अगर हम लोग वर्कशीट की बात करें या फिर हम लोग बात करें स्प्रेडशीट की, इसको वर्कशीट स्प्रेडशीट दोनों बोला जा सकता है। पहली चीज तो मैं आप लोग को ये बता दूं। ठीक है, वर्कशीट इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रेडशीट इसका टर्म होता है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग अगर बात करें तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का टर्म देते हैं, यहाँ पे वर्कशीट और स्प्रेडशीट का हम लोग टर्म यहाँ पर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर बात की जाए तो इसको हम लोग रोज और कॉलम्स में टैबुलर फॉर्मेट में हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके डेटा को हम लोग रोज और कॉलम्स के टैबुलर फॉर्मेट में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। टैबुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि पर्टिकुलरली जो भी काम होगा वो केवल केवल रोज और कॉलम्स के पार्ट पे ही होगा। जैसे अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें, मैंने यहाँ पर A1 लिखा अगर, तो A हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉलम हो जाएगा। ठीक है, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा रो। अभी मैं इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट करके आप लोग को समझाऊंगा। जैसे A1 मैंने एक सेल एड्रेस लिखा हुआ है, तो वहां पर A इज कॉलम, 1 इज रो। तो ये टैबुलर फॉर्मेट में हम लोग समझाते हैं इसको। किसको समझाते हैं? एमएस एक्सेल को हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो उसका फॉर्मेट अभी जब सामने आएगा तो आप लोग और थोड़ा सा क्लियर होगा। अच्छा, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर टूल है जिसके अंदर हम लोग किसी भी तरह की कोई भी चीज एंटर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं सेट ऑफ डेटा को। सेट ऑफ डेटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास में कई तरह के ऑप्शन हैं। जैसे चार्ट का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग कॉलम चार्ट के थ्रू, और भी अदर अदर तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन नहीं, कई अलग अलग कई ऑप्शन हमारे पास इसमें। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना स्टार्ट रखते हैं, जारी रखते हैं। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स के बारे में आप लोग को बताया। ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है जिसको हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं सेट ऑफ डेटा को। और ये आपका बेसिक जो चीज है वो रोज और कॉलम्स में टेबुलर फॉर्मेट में होता है। क्या? एमएस एक्सेल। ठीक है, चलिए भाई। तो भाई सबसे पहली चीज क्या आती है कि एमएस एक्सेल ओपन कैसे करते हैं हम लोग। तो भाई ये तो आप लोग सभी लोग जानते हो, एमएस वर्ड को ओपन करने का मैंने कमांड आप लोग को बताया। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या कमांड था। मैं ये पहले बता चुका हूं, चलिए मैं फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। वो कमांड था आपका विनवर्ड। उसी तरह से जब हम लोग एमएस एक्सेल के पार्ट पे आते हैं और एमएस एक्सेल के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, तो एमएस एक्सेल को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग सर्टेन कुछ कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कमांड आपका कौन सा होता है? दैट इज योर एक्सेल। इसको मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसको करके दिखाता हूं मैं आप लोग को। विंडो की प्लस आर मैंने प्रेस किया, अगर आप लोग गौर करें, देखिए एक्सेल ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं कई बार ओपन कर चुका हूं इसको। तो भाई बस मैं इसको एंटर कर देता हूं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा पर्टिकुलरली हमारे सामने एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। जैसे आपके सामने आ गया, बस इसको मैं ओपन कर दूंगा, ये एमएस एक्सेल हमारे सामने ओपन हो गया। तो भाई एमएस एक्सेल ओपन करने का इसी तरह, देखो एक बात मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम लोग विनवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है एक्सेल। विंडो की प्लस आर के थ्रू, विंडो की प्लस आर ओपन करते ही रन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देखिए ओपन हो गया रन प्रॉम्प्ट। विंडो की प्लस आर हम लोगों ने ओपन किया था यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग आगे और बात करें तो विंडो की प्लस आर के थ्रू विनवर्ड, एमएस वर्ड, एक्सेल के लिए मतलब एमएस एक्सेल के लिए एक्सेल इज द कमांड, और एमएस पावर पॉइंट के लिए जो आपका आता है वो आपका आता है क्या? पावर पीएनटी। दैट इज कॉल्ड
पावर पीएनटी। एमएस पावर पॉइंट के लिए आपका जो आता है दैट इज पावर पीएनटी। पावर पीएनटी हमारा इसका कमांड होता है जिसके थ्रू हम लोग एमएस पावर पॉइंट ओपन कर पाते हैं। एमएस पावर पॉइंट से पहले मैंने बता दिया, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ओपन करने के जैसे इसमें क्या बताया गया है, इस जो स्लाइड में आपको बताया गया है कि एमएस एक्सेल कैसे ओपन किया जाता है। ओपन करना तो बहुत आसान है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था। वही ये जो हम लोग का है ये विंडोज 7 का है, तो विंडोज 7 में इस तरह का ऑप्शन हम लोग को दे रखा होता है स्टार्ट मेन्यू में। बस खाली क्लिक करेंगे, लिस्ट ओपन होगी, उसमें एमएस एक्सेल को ढूंढ लीजिए और एमएस एक्सेल पे डबल मतलब सिंगल क्लिक करिए और ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आइकन्स बने होते हैं बाहर की तरफ, उसके थ्रू ओपन हो सकता है। लेकिन ये जो है ये फुल प्रूफ तरीका है ओपन करने का। आपको इसमें ना मिले, आपको पर्टिकुलरली डेस्कटॉप पे भी उसकी शॉर्टकट की मतलब शॉर्टकट ना मिले तो भी आप इसके थ्रू तो ओपन कर ही सकते हैं। अगर इसके थ्रू भी ओपन नहीं हो रहा है तो या तो आपका एमएस एक्सेल करप्ट हो चुका है या फिर एमएस एक्सेल है ही नहीं उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। कुछ और पॉइंट्स पे अब हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो सिनेरियो आपके सामने आ रहा है ये बहुत बड़ा सिनेरियो, इसको समझाना पड़ेगा मुझे। इसमें कुछ चीजें आपको कॉमन दिख रही होंगी, कुछ चीजें कॉमन नहीं भी होंगी। कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें कॉमन नहीं है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि ये किसका सिनेरियो पे बनाया गया, एमएस एक्सेल 2007। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, जब भी मैंने इससे पहले भी जब एमएस ऑफिस बताना स्टार्ट किया था, एमएस वर्ड बताना स्टार्ट किया था, तो उसमें ये चीज आप लोग को बताई थी कि हम लोग दो सिनेरियो को लेके चल रहे हैं। एक 2007 के सिनेरियो को लेके चल रहे हैं और एक 2013 के सिनेरियो को लेके चल रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानकारी आपको मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अब मैं आप लोग को पॉइंट वाइज समझाऊं, इससे पहले जरा हम लोग एमएस एक्सेल को एक बार देख लें। तो अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और फिर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आगे मतलब इसके व्यू को हम लोग अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग जानते हैं, मैंने बोला कि अभी हम लोग एमएस एक्सेल देखते हैं। पहले इस पार्ट को थोड़ा सा प्रॉपर वे में देख लें, फिर हम लोग आगे और बढ़ते हैं, फिर एमएस एक्सेल पे भी इसको डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये तो 2007 का व्यू है और जो एमएस एक्सेल मैं आप लोग को दिखाऊंगा वो 2013 का व्यू होगा। तो अभी हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, पहली चीज जरा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कशन करने हैं। जैसे इसमें देखो कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें जैसे कॉमन क्या है, जैसे इसमें टाइटल बार आपका कॉमन है। ठीक, टाइटल बार, कंट्रोल बटन आपके कॉमन है। ठीक, टैब्स विद रिबन कॉमन है। मतलब कहने का ये कि किसी भी टैब पे क्लिक करो तो आपके क्या ओपन हो जाएगा, एक तरह की पट्टी आपकी ओपन हो जाएगी, एक तरह का रिबन आपका ओपन हो जाएगा। ये रिबन जो आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके क्विक एक्सेस बार सिमिलर है जिसके अंदर रीडू, अंडू और सेव का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉमन चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट व्यू, जैसे वहां पे डॉक्यूमेंट व्यू दिखता था, यहाँ पे वर्कबुक व्यू आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जूम के परसेंटेज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रॉपर वे में अगर आप देखें तो जूम का परसेंटेज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मतलब कितना मिनिमम होगा, कितना मतलब इसको देख सकते हो आप लोग। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों जूम के परसेंटेज को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक वीडियो में सब कुछ लाना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन जो आप लोगों से पूछा जाता है वो लाना जरूर पॉसिबल है। ठीक है, तो अच्छा भाई, और ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि किसी भी टैब में आपके कई ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर वो फीचर्स या टूल्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक नई चीज आई है। नई चीज क्या आई है और नई चीज क्यों आई है, उसकी वजह है ये आपका रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन। रोज एंड कॉलम्स का क्या इंटरसेक्शन, ये इसकी वजह से आपकी कुछ चीजें नई आई हैं। इसमें नई चीज क्या आई हुई है भाई, देखिए एक बात समझिएगा। जैसे अगर हम लोग सेल की बात करना स्टार्ट करें तो ये जो हमारा होता है सेल, ठीक है, दिस सेल, तो इस सेल की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं इस सेल पे सेलेक्ट करूं, इस सेल को अगर सेलेक्ट करूं तो यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, D3। ठीक है, अगर मैं इस सेलेक्ट को सेलेक्ट करूं तो क्या आ जाएगा, D3। ठीक, तो वो अगर हम लोग सेल एड्रेस, यानी कई बार क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि सेल एड्रेस आपको किस लोकेशन पे दिखाई देता है, उस लोकेशन का नाम, मतलब जहां डिस्प्ले हो रहा है उस लोकेशन का नाम, तो वो नाम आपका क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। ठीक है, अच्छा जब भी आप लोग किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मूला लिखते हो, जब भी आप लोग एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हो, जैसे आपने एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला आपने किसी भी लेवल पे लिखा, आपने लिखा इक्वल्स टू सम करके आपने फॉर्मूला लिखना स्टार्ट किया, A1 से लेके कोलन C1 तक आपने कोई भी फॉर्मूला लिखा और उसके बाद फिर आपने एंटर मार दिया तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहां पर जो ये फॉर्मूला बार होता है, ये फॉर्मूला बार बेसिकली आपका इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप लोग
फॉर्मूला लिख सको। अब फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका है, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, वो मैं आप लोग को अभी बताऊंगा, वो मैं अभी आगे इस सेशन में ही आप लोग के सामने एक्सप्लेन करूंगा। वही चीज है, वर्टिकल स्क्रॉल बार आ गया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है, जूम का वही एरिया है आपका, मतलब कौन कौन सी चीजें हम लोग के इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग के सामने और थोड़ा सा क्लियरली बताना चाहूंगा। देखो, इसमें जब 2007 आप लोग ओपन करोगे ना, तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपको 3 वर्कशीट जरूर मिलेंगी, बाय डिफॉल्ट, ध्यान से समझना। लेकिन जब एमएस एक्सेल में आओगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट केवल सिंगल शीट मिलती है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं, तो बट ऑब्वियस ही बात है वहां पर 2007 की बात की जा रही है, उससे नीचे वाले वर्जन की बात की जा रही है। 2010 या 2013 की अगर हम बात करें, 2013 में जो आपका वर्कआउट हो रहा है, वो वर्कआउट कैसे हो रहा है, उसमें सिंगल शीट्स हैं आपकी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट की अगर हम लोग बात करें तो सिंगल शीट्स आपकी आ रही हैं। तो 2007 में 3 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट्स होती हैं आपकी, बाय डिफॉल्ट, और इसमें बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं, सिंगल शीट होती है, ठीक है। चलिए खैर, अभी तो खैर हम लोग इसके बारे में भी आगे डिस्कशन और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो मैंने आपको दिखाया। अब एक काम करते हैं हम लोग जरा एमएस एक्सेल भी देख लेते हैं, तो हम लोग को थोड़ी सी सिनेरियोज और थोड़े क्लियर हो जाएंगे। अब देखो जरा, इसमें देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे टॉप पे टाइटल बार, इधर हमारा क्या हो गया, कंट्रोल बटन, जिसमें मिनिमाइज हुआ, मैक्सिमाइज हुआ, क्लोज आया। ये वही चीज है हमारा ऑफिस बटन वाला, जो फाइल के लिए आ गया। इस तरह से ये क्विक एक्सेस बार के लिए हमारा, जिसमें सेव ऑप्शन है, रीडू है, अंडू है, ठीक है। ये सब वही है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए, ठीक है। सब कुछ सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। टैब्स विद रिबन है, देखो जिस भी टैब पे मैं क्लिक कर रहा हूं, हमारी पट्टी ओपन होती चली जा रही है, यानी कि स्लाइड्स हम लोग के ओपन होते चले जा रहे हैं। ये जो पट्टियां हैं, ये सब के सब आपके क्या कहलाती हैं, दीज ऑल आर नोन एज रिबन। ये सब के सब आपके क्या कहलाती हैं, रिबन्स कहलाती हैं। अब जैसे आप किसी भी सेल पे अगर आप अपना कर्सर पॉइंट करते हो, किसी भी सेल पे अगर आप अपना कर्सर पॉइंट करते हो, तो उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस आपको कहां दिखाई देता है, ये मैंने अभी बताया था आप लोग को, नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तो नेम बॉक्स आपका यहां पर है, दैट इज योर नेम बॉक्स, यहां पर आप देख सकते हो, दिस इज योर नेम बॉक्स। अब अगर मान लो मुझे कोई फॉर्मूला लिखना है, तो वो उसके लिए हमारे पास एरिया कहां होता है, तो वो एरिया आपका कहां पर हो गया, फॉर्मूला बार। ये आपका फॉर्मूला बार है। अब देखो मैंने कर्सर वहां पे रखा हुआ है। अब देखो, अगर मैं यहां पर कोई भी छोटा सा भी फॉर्मूला लिखूंगा, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू 1+1, एंटर किया, तो ये वहां पर आपका अपडेट भी हो रहा है, मतलब एडिट भी हो रहा है। तो ये आपका कहलाया क्या, फॉर्मूला बार। आप कोई भी फॉर्मूला कहीं पर भी लिखोगे, या कोई भी चीज आप लिखोगे, मतलब फॉर्मूला ही नहीं, आप कुछ भी लिखोगे, तो फॉर्मूला बार में आपको वो एडिट होता दिखाई देगा। तो कई बार लोग इस बात पे भी कंफ्यूज होते हैं, कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर सेल एड्रेस की बात की जा रही है तो फॉर्मूला बार ही हमारा आंसर सही होगा। मतलब कि किसी ने पूछ लिया सेल एड्रेस क्या है, सेल एड्रेस को हम लोग स्पेसिफिक किस नाम से जानते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन, वहां पर आंसर लोग क्या देते हैं, आंसर लोग दे देते हैं कि भैया सेल एड्रेस हमारा क्या होता है, वही हमारा एक तरह से, मतलब वो हमारा कहां दिखता है, सेल एड्रेस की अगर बात की जाए तो कहां दिखता है, वो दिखता है फॉर्मूला बार में, जो कि बिल्कुल गलत है। आंसर क्या होगा, नेम बॉक्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें भी अलग अलग चीजें हैं, अभी हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोगों ने एमएस वर्ड में हर एक टैब पे, हर एक तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग सारे टैब पे क्लिक करके हम लोगों ने वर्कआउट किया था। इसमें सारे टैब्स पे नहीं, जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, या जिससे रिलेटेड आपसे कभी कभी क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनके बारे में बात की जाएगी, सबके बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर आप भी जानते हो एमएस एक्सेल एक बहुत वास्ट टूल है, जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से, कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और पॉइंट करके बात करना स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल जो था, अब जरा वापस वहीं पर आ जाता हूं, एमएस पावर पॉइंट पे। तो ये आपका एमएस पावर पॉइंट है, जिसमें मैंने आपको बताया नेम बॉक्स, ये आपका नेम बॉक्स हो गया, ठीक है। दिस इज योर ग्रुप्स। तो ये सब चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस कर ही ली हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं, जैसे वो थोड़ा सा भरा हुआ है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जो एक्सेल है ना आप लोग का, एक्सेल में ये आप देख पा रहे होगे कि आपके सामने रोज और कॉलम्स आपके सामने डिवाइडेड है, रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन आपके सामने डिवाइडेड है, आप देख सकते हो सब रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन डिवाइडेड है आपके सामने। तो ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड कॉलम,
मतलब वर्टिकल अगर हम बात करें दिस इज कॉल्ड कॉलम, और अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करें दिस इज कॉल्ड रो। ये थोड़ा सा समझने, आप लोग सोच रहे हो कि सर ये क्या चीज बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं बच्चा लोग, क्योंकि कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A9 लिखा हुआ है, तो A9 की अगर बात की जाए, ये हालांकि मैंने पहले भी बताया था, A इज कॉल्ड कॉलम एंड 9 इज कॉल्ड रो। A हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, और 9 हमारा क्या होता है, रो होता है। तो A इज कॉलम एंड 9 इज रो। तो ये मैंने रो और कॉलम के बारे में आप लोग को जानकारी दी। अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। अगर मैं कुछ मिस भी कर रहा हूं तो परेशान मत होइएगा, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे। लिखा गया कि भैया इसका बेसिक यूनिट, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट। अब पहले तो मैं बता दूं सेल होता क्या है भाई, कोई भी आप एक छोटा सा बॉक्स सेलेक्ट कर लो इसमें से, वही सेल एड्रेस, ठीक है। अब ये जो होगा आपका, इसका एड्रेस क्या होगा, Q, और हो सकता है मैं वहां तक ना पहुंच पाऊं, Q12, जहां तक मुझे लगता है वो Q12 है आपका। तो ये Q12 जो होगा, जहां पर आपका Q इज कॉलम एंड 12 इज रो, तो ये आपका कहलाएगा क्या, सेल। दिस इज कॉल्ड सेल। तो वही चीज बताई गई है कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट वेयर डेटा कैन बी प्लेस, मतलब डेटा को आप लिखना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग सेल का इस्तेमाल करते हो। अच्छा, करंट सेल, एन एक्टिव सेल इज नोन एज करंट सेल। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल का मतलब यहां पर ये है, जैसे अगर मैं यहां पर अगर बात करूं तो इस वक्त मैंने कर्सर कहां पे रखा हुआ है, Q12 पे, ठीक है। तो यहां पर Q12 क्या है आपका, ये आपका एक्टिव सेल है। हो सकता है कि मैं लाइन एकदम क्लियरली ना बना पा रहा हूं, तो हो सकता है वो Q11 हो, ठीक है। तो क्योंकि मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया, एक काम करते हैं, तो इन सब की बात हम लोग, जैसे मैं एक एक करके पहले डिफाइन कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं ओपन ही कर लेता हूं MS एक्सेल। सेल जो होता है ये बेसिक यूनिट है। करंट सेल जो होगा वो एक्टिव सेल होगा, ठीक है। करंट सेल का मतलब जिसपे आप लोग काम कर रहे हो करंटली। और वर्कशीट क्या होते हैं, जो रोज एंड कॉलम्स आपके बने होते हैं, तो एक सिंगल शीट वो वर्कशीट आपकी कहलाती है। और जब सारे वर्कशीट मिलते हैं, मतलब एक से ज्यादा वर्कशीट्स हो जाती हैं, तो कॉम्बिनेशन या मल्टीपल वर्कशीट्स को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा भी क्लियर करूंगा आप लोग के सामने। एक काम करता हूं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं आप लोग के सामने, देखिएगा कुछ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सेल। तो भाई सेल तो आपका कुछ भी है, ये जहां पे आप देख रहे हैं मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है, दीज ऑल आर सेल्स, मतलब किसी को भी आप सेल कह सकते हो। जहां पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आपका रोज एंड कॉलम्स का, वो आपके सेल कहलाते हैं, ठीक है। अब सेल यहां पर देखिए, मैंने बोला था ना वैल्यूज, अब देखो G11 है, अगर आप गौर करें तो आप लोग को दिखाई दे रहा है G11 है आपकी वैल्यू, ठीक। G11 वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, मैंने दूसरी पॉइंट बोली एक्टिव सेल। अब इस वक्त एक्टिव सेल क्या है, इस वक्त एक्टिव सेल है आपका, ये एक्टिव सेल आप कहां से देख पाओगे, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, नेम बॉक्स से, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, नेम बॉक्स से देख सकते हैं, और वो क्या होगा, G9 होगा। अच्छा, अब बोला गया कि वर्कशीट क्या चीज होती है, तो भैया ये जो चीज है आपकी कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब इन शॉर्ट में बोला जाए कॉम्बिनेशन, रोज और कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक शीट आपका बनाता है, बस वही शीट आपकी वर्कशीट कहलाती है। और जब आप लोग एक से ज्यादा वर्कशीट बना दो, ठीक है, तो ये चीज आपकी क्या होती है, वर्कबुक होती है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये आपके कहलाएगा क्या, वर्कशीट। सिंगल वर्कशीट की बात करेंगे अगर तो, ठीक है। और जब मल्टीपल वर्कशीट्स होंगी तो वो आपकी कहलाएंगी क्या, वर्कबुक कहलाएगी। अभी मैं एक एक करके आप लोग को शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैंने कर्सर प्लस पे नहीं लेके गया, मैंने इसके बगैर केवल शॉर्टकट की से आप लोग के लिए वर्कशीट ओपन करता चला जा रहा हूं। तो यहां पर जो मैं वर्कशीट इस्तेमाल, मतलब जो शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहा हूं, दैट इज शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। अभी और भी हम लोग शॉर्टकट कीज के बारे में बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं और बात करना जारी रखते हैं हम लोग इस पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक कॉमन सी चीज है जो मैंने आप लोग को बताया। अब मैं वापस आ जाता हूं अपने पावर पॉइंट पे और उस पर बात करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो ये सेल, करंट सेल, वर्कशीट एंड वर्कबुक। अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। खैर, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कॉमन है, या हम सभी लोग जानते हैं। मैंने ये चीज़ ऑलरेडी शुरुआत में ही आप लोग को बता दी थी, जब MS ऑफिस को मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने आप लोग को सारे एक्सटेंशन फाइल्स के बारे में बताया था। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक तक के मैंने आप लोग को एक्सटेंशन फाइल्स के बारे में जानकारी दी थी। तो भाई उसमें हम लोग को अब इतना ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। .xls और .xlsx ये दोनों के दोनों आपके एक्सटेंशन फाइल होती हैं MS एक्सेल की। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं।
एक इंपॉर्टेंट चीज है, वही 98 से 2003 के लिए .xls था, और 2007 से फिर .xlsx आपका इस्तेमाल हो गया, जो आज तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं, 2019 आ गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब फ्रेंड्स देखिए, MS एक्सेल में 98 से 2003 वर्जन की अगर बात की जाए, तो मैंने एक चीज आप लोग को बताई थी कि जो आपका MS एक्सेल होता है, MS एक्सेल जरा ओपन कर ले रहा हूं, ये जो MS एक्सेल आप लोग का होता है, ये MS एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसकी एक लिमिट है, मतलब इसके रोज और कॉलम्स ऐसा नहीं है कि आपके अनलिमिटेड, आप अनलिमिटेड तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी भी एक लिमिट है, एक लिमिटेड एरिया में ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इससे पहले आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो अब ये रोज एंड कॉलम्स की अगर हम लोग बात करें तो वो कैसे वर्कआउट करता है वो मैं आपको समझाता हूं। अभी आप लोग को मैं वो काउंटिंग अभी दिखा दूंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आप लोग देखिएगा। देखिए, अब अगर हम लोग देखें तो देखिए XFD आ गया, 10,48,576 आ गया। आप लोग को ये नहीं दिख पा रहा होगा, मैं आप लोग को ये दिखाता हूं, एक मिनट दीजिएगा। तो जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अब इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे बोला कि शायद दिख नहीं रहा होगा, वैसे दिख रहा है आप लोग को 10,48,576 आप सभी लोग को दिखाई दे रहा है, इतनी वैल्यू आप सभी लोग को दिखाई दे रही है। ये मैंने केवल दिखाने के लिए आप लोग को रखा है। अगर आप लोग देखें तो ये XFD की जो वैल्यू है, ठीक है, XFD आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया, आपकी जो ये वाली वैल्यू होगी वो होगी 10,48,576, ठीक है। अगर मैं यहां पर, अगर आप लोग थोड़ा सा नेम बॉक्स पे गौर करें तो देखिए वैल्यू क्या बन के आ रही है आपकी XFD, और जो वैल्यू बन के आ रही है उसको मैं दिखा दे रहा हूं आप लोग को। ये आपकी वैल्यू बन के आ रही है XFD 10,48,576, यानी कि लास्ट रो और लास्ट कॉलम, मतलब लास्ट सेल हम लोग कह सकते हैं एक तरह से वो है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोग को, ताकि आप लोग इस चीज को समझ सको, ठीक है। तो यहाँ पर रोज आपकी कितनी होगी, 10,48,576 हो गई, वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और कॉलम्स कितने, 16,384 कॉलम्स हैं, ठीक है। ए से लेके XFD तक वही वैल्यू जो आ रही थी आप लोग की, जो वैल्यू नहीं आ रही थी, XFD आपके क्या हो गया, कॉलम हो गया, और आपकी रो कितनी थी, 10,48,576 आपकी रो थी। यही आप लोग को अभी दिखाई दे रहा था MS एक्सेल 2013 में। अच्छा, इससे पहले जो हमारा वर्कआउट होता था, रोज का जो वर्क था, वो वर्क क्या था, 65,536, और कॉलम्स कितने थे, 256 हमारे कॉलम से। और इसमें जो आपके अल्फाबेट्स थे वो आपके कितने थे, ए से लेके IV तक आपके अल्फाबेट्स वर्कआउट किया करते थे। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार पुटअप किए जाते हैं। देखिए, अगर वर्जन वाइज पूछा गया तो ठीक है, अगर वर्जन वाइज नहीं पूछा गया तो आपसे कभी भी कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन नहीं आएगा कि कंट्राडिक्शन के साथ वो क्वेश्चन कर दें। और अगर आएगा भी तो उसमें वैल्यूज ऊपर नीचे होंगी, तो भाई ये वैल्यू एग्जैक्ट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू ही है, ठीक है। 16,384 कॉलम्स, और रोज आपके कितने हैं, 10,48,576 रोज। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं आप लोग की, ये बेसिकली ये हमारी एक लिमिटेड वैल्यू है, ठीक है। और MS एक्सेल की अगर देखा जाए तो ये एक लिमिटेशन है कि इसकी जो रोज और कॉलम्स की लिमिट है वो एक लिमिटेड वैल्यू है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, अब आता है सेविंग अ वर्कबुक। अगर हम लोग वर्कबुक को सेव करने की बात करें तो ये तो खैर कॉमन सी चीज है कि फाइल में जाके हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, अगर वर्कबुक हम सेव करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन सी चीज है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, सेव बटन वही सब चीजें, Ctrl+S है, ठीक है। एक चीज मैं आप लोग को और दिखाना चाहता हूं MS एक्सेल में, जरा देखते हैं। इसमें देखिए, मैं आप लोग को जो बता रहा था कि कई वर्कशीट्स मिलके हमारा वर्कबुक बनता है। जब आप Ctrl+N पे प्रेस करते हो ना, तो मैंने Ctrl+N पे अभी प्रेस किया है, ये देखिए यहाँ पर ओपन क्या हुआ है, यहाँ पर ओपन जो आपका हुआ है, एक नया वर्कबुक ओपन हुआ है, न्यू वर्कबुक, ठीक है। मैं आप लोग को यही दिखाना चाह रहा था। जैसे अब अगर मान लीजिए मैं क्लोज कर दूं सब कुछ, मैं अगर इसे भी क्लोज कर दूं, ठीक, और अब अगर मैं विंडो की +R करके एक्सेल से ओपन करूं, तो देखिए हमारे सामने आ क्या रहा है, ब्लैंक वर्कबुक आ रही है, ठीक है। ब्लैंक वर्कबुक पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। ये तो ख्याल एक बहुत बेसिक सा पॉइंट था। अच्छा, अब नेक्स्ट, अच्छा, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक असल में लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें कैसे इस पे वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो वो वर्क करने का तरीका मैं आप लोग को पहले तो समझा दूं। एक्सेल पे वर्क करने का तरीका क्या होता है, देखिए
कॉमन तरीका है, अगर हम लोग को एक्सेल पे एडिट करना है तो F2 एक तरीका होता है, ठीक। कुछ भी लिखना है तो हम F2 के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक। वापस अगर हम बाहर क्लिक कर देंगे और फिर वापस हम वहीं पे क्लिक करना चाहते हैं और क्लिक करके हम लिखेंगे तो वो उसी के ऊपर ओवरराइट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वापस क्लिक करके दोबारा वहीं पर क्लिक करता हूं, अगर मैंने क्लिक करने की जगह यहाँ पे F2 कर दिया या फिर मैंने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया, तो एग्जैक्टली जहां पर भी मैं कर्सर चाहूं वहां पर भी कर्सर ले जाके उसको मैं एडिट अपने हिसाब से कर सकता हूं। ये अभी अगर कोई समझ नहीं पाया हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मतलब कहने का है, आपने इस पे कर्सर पे लिखा, इस पे आपने टाइप करना स्टार्ट किया, ये टाइप कर दिया आपने, ठीक है। अब इसी में आप एडिट करना चाहते हो, तो एडिट करने के लिए अब जैसे मान लिया मैंने बाहर और क्लिक कर दिया और फिर वापस वहां पे क्लिक करूंगा फिर लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो उसी के ऊपर ओवरराइट कर देगा वो। लेकिन अगर इसको एडिट करना चाहते हो तो बस आप बाहर क्लिक के जो आपका जहां पर भी एडिट करना चाहते हो बस F2 प्रेस कर दो या फिर कुछ ना करो डबल क्लिक कर दो, तो आप वहां पर एडिट कर सकते हो। ये एक ऑप्शन होता है। उसके अलावा एक बहुत बढ़िया ऑप्शन ये होता है कि भैया जिस भी सेल में एडिट करना है बस उस सेल पे जाके क्लिक करो और जाके फॉर्मूला बार में एडिट कर दो, वो ऑटोमेटिकली एडिट होता चला जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन्स होती हैं जो MS एक्सेल में कई बार देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सबके साथ होती हैं, कुछ लोगों के साथ होती हैं, ठीक है। सो दैट इज योर MS एक्सेल, मतलब एडिट कैसे किया जाता है MS एक्सेल में, वो मैं तरीका आप लोग को बताया। चलिए भाई नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो हम लोग का हो गया डबल क्लिकिंग ऑन एक्सेल, जिसके थ्रू हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट F2 और फॉर्मूला बार के थ्रू, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आई। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स, 6 टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं। अब देखो मैं तुम लोग को एक चीज समझाऊं, इसमें 6 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं, लेकिन इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वर्टिकल अलाइनमेंट होता है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है। अब आप लोग का क्वेश्चन ये होगा सर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या चीज होती है। सेल का आकार कुछ इस बॉक्स की तरह होता है अगर हम लोग माने, ठीक है। अब अगर मैं वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करूं तो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है टॉप, बॉटम, मिडिल। ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल अलाइनमेंट। दिस इज योर कॉल्ड व्हाट, वर्टिकल अलाइनमेंट। इतनी चीज क्लियर हो रही होगी। अच्छा, अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपका कौन कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर। ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा। यानी कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि मुझे ये कर दो भैया टॉप लेफ्ट कर दो, तो टॉप लेफ्ट मैं ये प्रैक्टिकली ही दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप लोग को चीजें ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। देखिए जैसे मैं अगर इसमें आ जाऊं, इस पे मैं अगर आ जाऊं, इस पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने इस पे लिखा कुछ भी, हेलो, बाहर आके क्लिक करूं तो अगर आप देखें तो यहां पर ये किस तरफ से है, ये आपका है बॉटम अलाइनमेंट। मतलब बॉटम अलाइनमेंट पे अभी ना तो वो लेफ्ट है, ना तो वो राइट है, ना तो वो सेंटर है। अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट हो जाएगा, सेंटर करूंगा तो बीच में हो जाएगा लेकिन रहेगा बॉटम, ठीक है, लेकिन रहेगा बॉटम। और ये अगर कर दूंगा तो राइट में हो जाएगा लेकिन रहेगा बॉटम ही। मैं इसको अगर मिडिल कर दूं तो मिड में हो जाएगा, इसको मैं टॉप पे कर दूं तो टॉप में हो जाएगा। तो 3 तरह के वर्टिकल हुए, टॉप, मिडिल और व्हाट, बॉटम, ठीक है। और इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल हमारे 3 हुए, राइट, सेंटर और लेफ्ट। ये बेसिकली आपके 6 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं जो कि मैंने आप लोग को आपके सामने दिखाया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग को अभी डिस्कशन और भी चीजों पे करना है इसलिए हम लोग थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ेंगे। चलो, तो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अलाइनमेंट्स आपके हो गए, 6 तरह के अलाइनमेंट्स हुए। अच्छा, आप लोग को याद होगा मैंने MS वर्ड में आप लोग को फॉन्ट साइज बताई थी, तो इसमें भी फॉन्ट साइज होगी, मैक्सिमम और मिनिमम और बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन अभी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे, जैसा मैंने आप लोगों से अभी बात की थी कि MS वर्ड में मैंने आप लोग को बताई थी कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितनी होती है, तो बस उसी के आगे अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ आपकी MS एक्सेल में कितनी होती है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जैसे आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फॉन्ट साइज़ 11 होती है, मिनिमम जो होती है वो 1 होती है और मैक्सिमम 409 होती है, ठीक है। ये वैसे मैं 2013 के हिसाब से आप लोग को बता रहा हूं, लेकिन ये और भी जो हमारे एक्सेल के वर्जन हैं उसमें भी नॉर्मली यही होती है। यानी कि स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो वो यही है, ठीक है।
अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें तो इसको मैं प्रैक्टिकली भी आप लोग को दिखा सकता हूं, हम लोग देख सकते हैं इस चीज को। देखिएगा, जैसे अगर मैं आ जाता हूं इस पे, एक ब्लैंक ले लेते हैं हम लोग, ये ब्लैंक वर्कबुक हम लोगों ने ली, ठीक है। एक काम करते हैं, एक नई ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गई, ठीक। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सी है आपकी, फॉन्ट साइज 11 है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, 409 तो हम समझ पा रहे हैं, 410 मैंने जरा एंटर करके देखता हूँ। 410 मैंने जैसे ही एंटर किया, वहां पर एक तरह का नोटिफिकेशन आपके सामने आया, एक तरह का पॉपअप आपके सामने आया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 and 409 पॉइंट्स, यानी कि 1 से लेके 409 पॉइंट्स के बीच में ही ये आपका वर्कआउट कर सकता है, इसके अलावा आपका ये वर्क नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, अब इसी में हम लोग आगे और बात करना स्टार्ट करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसी डिस्कशन को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। बिटवीन 1 and 409 पॉइंट्स, यानी आप लोग ये देख सकते हो कि 410 मैंने जैसे ही लिखा, उसने आपको दिखा दिया, एक तरह का एक एरर दिखा दी कि भैया 1 से 409 के पॉइंट्स के बीच में ही आपका वर्कआउट कर सकता है एक्सेल में। यानी मैक्सिमम कितना होता है 409 और मिनिमम कितना होता है 1 होता है। बाय डिफॉल्ट आप लोग देख ही चुके हो कि 11 होता है हमारा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वापस उसी हमारे पावर पॉइंट पे पहुंचते हैं और फिर हम लोग आगे और बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों से डिस्कशन किया, ये फॉन्ट साइज आपका इस्तेमाल किया गया 409 के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। यानी कि 409 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू 1 हो गई, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी क्या हो गई 11 हो गई, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई। चलिए भाई नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग अब बात करेंगे डेटा सेल में, मतलब यानी कि इन शॉर्ट में चार्ट्स के बारे में, चार्ट्स के बारे में अब हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब चार्ट हम लोग कैसे हम लोग चार्ट पे वर्कआउट कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक टेबल टाइप का कुछ एरिया होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आप लोग को, जिसके थ्रू हम लोग देख सकें और डिस्कशन कर सकें। सबसे पहली चीज, ये चार्ट ऑप्शन आपको मिलता कहाँ है, ये चार्ट ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में जाने के बाद दिखाई देता है, ठीक है। ये मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। MS एक्सेल में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इस चीज को, थोड़ा सा क्लियर होगी चीजें पॉइंट में। अब जैसे हम इंसर्ट ऑप्शन में गए तो देखिए ये चार्ट का ऑप्शन है, ये पूरा पूरा चार्ट का ही आपका ऑप्शन आता है, लेकिन इसके लिए मैंने एक अलग से MS एक्सेल पे आपके लिए टेबल बना रखी है, तो वो हम लोग जरा देखेंगे। अब जरा देखते हैं, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद देखो एक शॉर्टकट की भी होती है इसकी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, F11 के थ्रू भी हम लोग इस पे वर्कआउट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, आप लोग का F11 के थ्रू वर्कआउट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम लोग अगर टैब के थ्रू ही अगर हम लोग डायरेक्टली जाना चाहें तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। इंसर्ट टैब में गए, इंसर्ट टैब में जाके अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इनमें से कौन सा चार्ट हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे अगर मान लो मैं 2D पाई चार्ट लेना चाहूँ, ये मेरे पे डिपेंडेंट है टोटली ऑल, ठीक है। कौन से पाई चार्ट पे मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ, जिस पाई चार्ट को मैं चाहूँ उस चार्ट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो मैं स्कैटर्ड वे लेना चाहूँ, 2D एरिया लेना चाहूँ, कॉलम चार्ट लेना चाहूँ, लाइन चार्ट लेना चाहूँ, टोटली ऑल मुझ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एरिया बताया कैसे हम लोग चार्ट्स को, जैसे चार्ट की कभी कभी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि चार्ट की शॉर्टकट की क्या हमारे लिए हो गई, F11 इज द शॉर्टकट की फॉर चार्ट, ठीक है। इसके थ्रू आप लोग के सामने जो चार्ट आ जाता है, वो चार्ट आपका कौन सा आता है, कॉलम चार्ट्स आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। चले फ्रेंड्स, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं जो मैं आप लोग के सामने डिस्कशन कर रहा हूं। अब आगे हम लोग और बढ़ते हैं और चीजों पे इसी तरह से डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूलाज कैसे लगाए जाते हैं, फॉर्मूलाज कैसे यूज किए जाते हैं, ये बेसिक चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो वो अब हम लोग आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अभी फिलहाल देखते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग की हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखा जाए, ये तो खैर चार्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं मैंने आप लोग को बता दिया। इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब से आप लोग चार्ट में चले जाएंगे, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अलग अलग ऑप्शंस आप लोग देख सकते हो, पायर चार्ट भी बना सकते हैं, वो चार्ट का पूरा ऑप्शन है वहां पे, जैसे चाहें वैसे उसको मैनिपुलेट करके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, टोटल ऑल, ठीक। चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं जूम के एरिया में। जूम, देखो फ्रेंड्स, एक बात समझना, जूम का जो आप लोग को अगर याद हो तो MS वर्ड में मैंने आप लोगों को बताया था, बाय डिफॉल्ट उसमें भी 100% था, मिनिमम उसमें भी 10 था, लेकिन मैक्सिमम उसके अंदर 500% था। यहां पर अगर हम देखें तो जूम का जो परसेंटेज है वो है आपका 400%, यानी कि जूम के परसेंटेज की अगर आप लोग बात करें तो वो कितने परसेंटेज है आपका, दैट इज योर 400%। इसको मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को, थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग, देखिएगा सबसे नीचे की तरफ देखिएगा, सबसे बॉटम में सबसे छोटा मतलब मिनिमम 10%,
मैक्सिमम 400% आपका होता है, और बाय डिफॉल्ट तो आप लोग का 100% होता ही है। इसको मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा, Ctrl+N आपने प्रेस किया, फिर से एक MS एक्सेल ओपन हो गया, देखिए बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा है, 100% ही है आपका। ठीक, तो एक कॉमन सी चीज है, कॉमन सा सिनेरियो है जिसपे हम लोग वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या हो गया, व्यू ऑप्शन में जाके आप लोग जूम में जाके जूम कर सकते हो किसी भी मतलब यानी कि किसी भी वर्कबुक को, किसी भी वर्कशीट को आप जूम कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के सामने आ रही है। ये भी क्वेश्चंस कई बार पुटअप होता है कि वर्कबुक व्यूज की अगर बात की जाए तो वर्कबुक व्यूज होते कितने तरह के हैं। वर्कबुक व्यूज बेसिकली आपके 3 तरह के होते हैं। ठीक है, जिसमें बाय डिफॉल्ट व्यू जो आप लोग का होता है दैट इज योर नॉर्मल व्यू। वो आपका कौन सा व्यू होता है, नॉर्मल व्यू इज योर बाय डिफॉल्ट व्यू। वर्कबुक व्यू की अगर बात की जाए तो जो नॉर्मल व्यू आप लोग का होता है वो आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट व्यू आप लोग का नॉर्मल व्यू होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बता दूं, इसमें जो ये 3 तरह के हैं आपके, आप देख पा रहे हो, एक नॉर्मल व्यू है, एक पेज ब्रेक प्रीव्यू है, और एक पेज लेआउट व्यू है। इसके बारे में मैं आप लोग को प्रैक्टिकली ही करके दिखाता हूं तो थोड़ा सा और चीज क्लियर होगी। अगर आप लोग इसमें देखें तो व्यू में चला जाता हूं, व्यू में बेसिकली 3 तरह के होते हैं। नॉर्मल व्यू तो खैर आपका बाय डिफॉल्ट व्यू है, ठीक है, इसमें तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में जब आप लोग आते हो तो इसको मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मैं एक काम करता हूं, मैं कोई बनाया हुआ एक्सेल हो तो देखिए जैसे ये है आपके सामने। अब मैं व्यू पे आता हूं, व्यू पे मैं देखता हूं, अब इसमें पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आता हूं। अब यहां पर पर्टिकुलरली अगर आप लोग देखो तो अब अगर आप प्रिंट करोगे तो ये एक ब्रेक का एक दायरा बना रहा है, मतलब पेज 1 में आपका ये पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो भाई ले जाके बस रख दो, सी वेयर द पेज ब्रेक्स विल अपीयर्स व्हेन योर डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। मतलब कहां पर आपका पेज ब्रेक होगा जब भी आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट किया जाएगा। तो मतलब आप इससे ये थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपका पेज 1 कहां तक जाएगा, पेज 2 कहां तक जाएगा। जैसा होता है ना कि कई बार एक्सेल हम लोग निकालते हैं, हम लोग का प्रॉपर वे में एक्सेल नहीं निकल पाता, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू उसमें काफी हेल्प आप लोग की करता है। ठीक है, चले फ्रेंड्स, और इसके बाद आप लोग का आता है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में हालांकि ये पेज ब्रेक प्रीव्यू की तरह ही है आप लोग का, मतलब पेज ब्रेक प्रीव्यू की तरह तो पूरी तरह से नहीं बोल सकते। इसमें अगर हम लोग बोलें तो ये पेज लेआउट व्यू की जैसा आपका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जैसा दिखेगा, जैसा लुक लाइक होगा, वो आपकी चीज इसमें दिखाई देती है पेज लेआउट व्यू में। ठीक है, लेकिन इसमें एक एडिशनल फीचर जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि हम इसमें हेडर ऐड कर सकते हैं, और साथ साथ में हम लोग इसमें फुटर भी ऐड कर सकते हैं। हेडर और फुटर हम दोनों चीजें इसमें ऐड आपका कर सकते हैं, किसमें, पेज लेआउट व्यू में। दैट वी कैन डू इट, ये हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। पेज लेआउट व्यू में हम लोग हेडर भी ऐड कर सकते हैं और फुटर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कि आपके सामने एक ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, हेडर का भी दे रखा है, और अगर हम लोग नीचे चले जाएं तो फुटर का भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये आप लोग का ऑप्शंस होते हैं। अब ये, और फिर बाय डिफॉल्ट हमारी कौन सी व्यू होती है, दैट इज योर नॉर्मल व्यू। चलो भाई, फिर वापस हम लोग उसी अपने MS पावर पॉइंट पे वापस पहुंचते हैं, मतलब यानी कि स्लाइड पे वापस पहुंचते हैं। 3 तरह के व्यूज, नॉर्मल, पेज ब्रेक और पेज लेआउट व्यू। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि MS एक्सेल में कुछ दिक्कत हो रही है, तो भाई अब से जब भी निकालना तो पेज ब्रेक प्रीव्यू लगा के जरूर चेक कर लेना कि पेज 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर वो घट बढ़ रहा हो तो आप अपने हिसाब से उसको आगे पीछे मतलब आप लोग आगे पीछे मतलब यानी कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, यू कैन डू दैट। ठीक, चलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग। ओके फ्रेंड्स, जिसका हमें इंतजार था हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। मतलब कहने का ये है कि एग्जैक्टली हम लोग MS एक्सेल इसी के लिए पढ़ रहे थे, वर्किंग विथ फंक्शंस के लिए। यानी इससे पहले मैं आप लोग को पहले तो ये बताऊं कि हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाएगा तो वर्किंग विथ फंक्शंस आप लोग के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ सर्टेन फंक्शंस के बारे में आपको दे रखा है, जैसे मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस। ये कुछ फंक्शंस के बारे में आप लोग को दे रखा है। इसमें हम लोग जो जो डिस्कस कर लेंगे आज, मतलब यानी थोड़ा बहुत मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पे तो बताना है, तो मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में। बाकी मैनी मोर होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। फंक्शंस में काफी कुछ है आपके पास, हमारे पास कई तरह की कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हैं आपकी फंक्शंस के अंदर भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, तो आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा मैं अभी आप लोगों से डिस्कशन कर रहा था कि हम लोग फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, तो अब कैसे, पहले फंक्शन से पहले हम लोग थोड़ा ये समझ लें फॉर्मूलाज हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए मैं एक एक्सेल ओपन करता हूँ, ब्लैंक एक्सेल। देखिए, अब इसमें नॉर्मल ऑलरेडी है, तो अब इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा जूम सिलेक्शन कर लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से फंक्शन समझ सकें। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अभी हम लोग का जो है वो तो खैर एक दायरा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक्सेल मतलब फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, इक्वल्स टू लिखा, ठीक है। अब इक्वल्स टू के बाद मुझे 2 नंबर ऐड करना है। जब भी फॉर्मूला लिखा जाता है इक्वल्स टू साइन लगाना कंपलसरी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने लिखा 1, फिर लिखा प्लस, और फिर लिखा 1, और फिर एंटर कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर आप गौर करें तो ये देखिए, आपको ये यहां पर भी दिखाई दे रहा है एज इट इज। तो ये फॉर्मूला लिखने का एक छोटा सा तरीका मैंने आपके सामने रखा कि किस तरह से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, हाउ वी कैन डू इट। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसी में आगे बात करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये तो एक जरिया था जो मैंने आप लोग को बताया। अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अब बात करते हैं। देखो बच्चा लोग, अब इसमें ये तो मैंने जो आप लोग को बताया था ये तो एक फॉर्मूला लिखने का तरीका था, ठीक है, कॉमन तरीका। अब अगर हम लोग इसी को फंक्शन में ही इस्तेमाल करके, अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करना चाहें फंक्शन में ही इस्तेमाल करके, कैसे कर सकते हैं हम लोग इस काम को, तो ये जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज के लिए, जो पहले तो समझो फंक्शन क्या होता है। जो प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूलाज होते हैं उनके फंक्शंस, वो फंक्शंस कहलाते हैं आपके। जैसे एवरेज का एक अलग बन गया, ठीक है, सम का एक अलग बन गया। फॉर एन एग्जाम्पल की बात बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अलग अलग तरह के कई आपके फंक्शंस होते हैं। तो फॉर्मूलाज में जाके आप इन फंक्शंस को देख सकते हो। ये फंक्शन की आपकी लाइब्रेरी होती है। मैंने फंक्शन लाइब्रेरी मतलब फॉर्मूलाज के टैब में आप जाओगे, फॉर्मूलाज के टैब में जाके फंक्शन लाइब्रेरी नाम के ग्रुप में आप जाओगे, उसमें आपको हर तरह के फंक्शंस आप लोग को दिखाई दे जाएंगे, जिसमें ऑटो सम भी आपको दिखाई देगा, जिसमें सम आता है, एवरेज आता है, काउंट नंबर आता है, मैक्सिमम आता है, मिनिमम आता है, मोर फंक्शंस, मतलब और भी अलग अलग तरह के हमारे कई फंक्शंस होते हैं। रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल में इफ आता है, इफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इफ एरर होती है, कई तरह के होते हैं। टेक्स्ट में आपके अपर केस होते हैं, लोअर केस होते हैं, जो मैं अभी दिखाऊंगा आप लोग को। अपर केस और लोअर केस में भी हम लोग इस पे वर्कआउट करते हैं। तो अपर केस होता है आप लोग का, लोअर केसेस होते हैं, और भी अलग अलग तरह से हम लोग कई चीजों में वर्कआउट करते हैं। आप जैसे डेट एंड टाइम की अगर बात की जाए तो इसमें डेट हम लोग का अलग होता है, टाइम हमारा अलग से दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देती हैं। लुकअप रेफरेंसेज में वी लुकअप होता है, एच लुकअप होता है, ठीक है, वी लुकअप और एच लुकअप आप लोग के इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले में आप लोग अगर देखो तो हम लोग इसी के अंदर अलग अलग तरह के, जैसे राउंड फिगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मैं आप लोग को दिखा दूं, जैसे देखिए राउंड फिगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा स्क्वायर रूट आप लोग का इस्तेमाल होता है, सम आप लोग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कई अलग अलग फंक्शंस का हम लोग इस्तेमाल इसके अंदर करते चलते हैं, ठीक। सम का इस्तेमाल होता है और स्क्वायर रूट होता है, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी हमारे होते हैं या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ और फंक्शंस भी होते हैं जिसमें स्टैटिस्टिकल होते हैं, इंजीनियरिंग वाले होते हैं, क्यूब वाले होते हैं, इंफॉर्मेशन, कॉम्पैटिबिलिटी, मतलब कई अलग अलग तरह के। और आप लोग अब आज के टाइम पे तो फंक्शन लाइब्रेरी आपकी काफी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसमें कई अलग अलग चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि स्टार्टिंग है तो हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं जरा वापस वहीं पर चला जाऊं अपने स्लाइड पे और आप लोग को कुछ फंक्शंस के एग्जांपल्स जरा दिखा दूं, ठीक है, तो थोड़ी सी चीज क्लियर होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे बोला कि अब आगे बढ़ के जरा हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शंस। जैसे आप लोगों ने अभी वहां पे देखे थे, तो इसमें कुछ फंक्शंस आप लोग के सामने आते हैं, जैसे सम का हो गया, एवरेज का हो गया, राउंड का हो गया। ये आपके लगभग लगभग अगर हम लोग देखें तो ये हमारे किस में आते हैं, मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शंस में आपके ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शंस में आते हैं और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू, वो तो साइन लगेगा, सम फंक्शन हो जाएगा। इवन हमारा यहाँ पर पर्टिकुलर वो सेल एड्रेस होगा, A10 भी हमारा सेल एड्रेस होगा। ये जो आपका कोलन होता है दैट इज कॉल्ड रेंज ऑपरेटर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका ब्रेसेस में लगाएंगे, जिसके थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल यही फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें भी, और इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, जिसमें हम लोग वो वैल्यू या वो सेल एड्रेस यहां पर रखेंगे, ठीक है, और कॉमा करके राउंड फिगर जितनी वैल्यू हमें निकालनी है डेसिमल तक,
वो हम लोग लिखेंगे। जैसे कॉमा 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये 10.79 हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आप लोग को प्रैक्टिकली ज़्यादा बेटर ढंग से ये चीज़ समझ में आएगी। तो देखिएगा सभी लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज हैं मेरे पास, तो मैं वैल्यूज बहुत ज़्यादा वैल्यूज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं सम करने जा रहा हूँ। तो सम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग ये देख लें। ठीक है, तो सम करने के लिए इसमें मैंने लिखा इक्वल्स टू सम। ठीक, सम मैंने लिखा, सम देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया और अब मैं इसमें वैल्यू लिखूंगा। मैं सब्जेक्ट 3 का पूरा सम लिख दे रहा हूं, मतलब यानी कि सब्जेक्ट 3 को मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं आप लोग को। ठीक है, अब सब्जेक्ट 3 को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैंने कैलकुलेशन किया सब्जेक्ट 3 का, कहां से कहां तक है आपका, E2 से लेके, यानी कि E2 से लेके बीच में मैंने कोलन लगाया, कोलन मतलब रेंज ऑपरेटर हुआ, E2 से लेके आपका गया E6 तक और ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारा, वैल्यू आ गई आपके सामने। यानी कि जो वैल्यू आई आपकी वो क्या आ गई आपकी 289 यानी सब्जेक्ट 3, सॉरी मैं सब्जेक्ट 3 की पूरे के पूरे सब्जेक्ट 3 की बात कर रहा हूं, यानी कि इन सब की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप लोग को कहीं भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो बिल्कुल हम लोग इसको देख सकते हैं, एक बार हम लोग इस चीज को थोड़ा सा देख भी सकते हैं। तो देखिए 289 ही आपकी वैल्यू यहां पर आ गई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है उस पर जरा गौर करते हैं हम लोग, जरा उस फॉर्मूले पे जरा गौर करते हैं। लिखा है मैंने इक्वल्स टू, जरा इस पे गौर करिएगा, इक्वल्स टू सम E2 से लेके, मतलब E2 से लेके, ठीक है, कहां तक, E6 तक, कोलन वैल्यू आपकी बीच में आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही किया है, कुछ अलग नहीं किया मैंने वहां पे, बस क्या चेंज कर दिया, सेल एड्रेस बस चेंज कर दिया है। अच्छा, अब मैं इसी का एवरेज भी निकालूंगा। इसका मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी का आपके सामने एवरेज भी निकालूंगा। अब देखिए इसका एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, अब इसमें वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई है। E2 से ले लेते हैं फिर से, E2 से कहां तक गई है, E6 तक वैल्यू गई है, तो E6 तक की वैल्यू ले लेते हैं, E6 तक की वैल्यू। ठीक है, और एवरेज के लिए हमारा जो फंक्शन होता है वो फंक्शन पूरा का पूरा लिखा जाता है, तो वो पूरा फंक्शन लिख देते हैं हम लोग। एवरेज लिखा, एंटर किया, जैसे ही एंटर किया देखिए आपके सामने एग्जैक्ट एवरेज आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, मैंने E2 से लेके, E2 मतलब 45 से लेके ये आपका जो E6 तक जो वैल्यू है बस उसका एवरेज निकाला है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो तो भाई इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। भाई इसका पूरा आ गया सम, और ये टोटल कितना है हमारा, 5 है, 5 ही है शायद, हाँ 1 2 3 4 5, हाँ 5 है। तो भाई करना क्या है हम लोग को, अब जैसे कॉमन अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो कैसे निकालेंगे, 289, सॉरी फॉर्मूला गलत दिया, 289 भाग करेंगे कितने में, 5 में, और एंटर कर देंगे। देखिए एग्जैक्टली वही आंसर आया जो आंसर आपके सामने इसमें आया था। ठीक है, तो एवरेज भी आ गया। तो अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बात करेंगे राउंड के बारे में, मतलब राउंड जो फंक्शन है उस राउंड फंक्शन के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। हमने सम के बारे में बात की, हमने एवरेज फंक्शन के बारे में बात की, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, राउंड फंक्शन। सम फंक्शन जैसा आप लोग सामने देख पा रहे हो, मैंने आप लोग को बताया E2 कोलन E6, जहां पे कोलन क्या रेंज ऑपरेटर है। इसी तरह से आपके अगर एवरेज की बात की जाए तो E2 कोलन E6, जहां पर फिर से कोलन आपका क्या है, रेंज ऑपरेटर है। E2 E6 आपके क्या है, सेल एड्रेस है, और एवरेज क्या है आपका, फंक्शन है। तो अब फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे राउंड फिगर के बारे में। तो राउंड के लिए हमारे पास एक वैल्यू भी होनी चाहिए, तो भाई वो वैल्यू जरा एक तरह से बना लेते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने कुछ ज्यादा ही लंबी वैल्यू ले ली है, ठीक है, कुछ तो वो वैसे ही काट देगा। ठीक, अब जो बची हुई है वो हम लोग राउंड फिगर के थ्रू देखते हैं, इक्वल्स टू राउंड। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया। अब इसके बाद मैं स्पेसिफिक एड्रेस दूंगा, मैं यहाँ नंबर नहीं दूंगा, यहां पर मैं स्पेसिफिक एड्रेस दूंगा। जैसे एड्रेस क्या है, सेल एड्रेस क्या है इसका, सेल एड्रेस है इसका D11। ठीक है, अब कॉमा मैंने किया, मुझे कितने डेसिमल के कितने नंबर तक वो चाहिए वैल्यू। ठीक है, मुझे चाहिए 2 नंबर तक। आप लोग को अगर प्रॉपर वे में ना दिख रहा हो तो आप लोग ऊपर की तरफ जहां पर फॉर्मूला बार है वहां पर देखिएगा। ठीक है, तो मुझे 2 नंबर तक, मतलब 2 डेसिमल के 2 नंबर तक आपको वैल्यू चाहिए, और मैंने क्लोज किया, क्लोज करके एंटर किया। जैसे ही एंटर किया देखिए वैल्यू मेरे सामने आ गई, डेसिमल के 2 नंबर्स तक वैल्यू हमारे सामने आ गई। एग्जैक्टली ये है आपका क्या, अगर हम लोग देखें तो ट्रिग मतलब जो हम लोग का मैथ्स एंड ट्रिग वाला फंक्शन का जो लाइब्रेरी है
उसका कैटेगरी में इस्तेमाल किए जाने वाले 3 फंक्शंस हैं ये। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे और बढ़ते हैं और जरा बात करना स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखते हैं, देखिएगा अब सम और सम, एवरेज और राउंड के बाद आपका आता है अपर केस और लोअर केस। ठीक है, अपर केस और लोअर केस, देखो दोनों नहीं डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, और इसके तुरंत बाद ही आपका आता है डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट और टाइम फंक्शन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नाउ फंक्शन इज सफिशिएंट। नाउ फंक्शन अगर आपने देख लिया तो लगभग लगभग वो सारे सफिशिएंट हैं आप लोग के। ठीक है, अब इसमें मैं अगर आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं, अपर केस और लोअर केस में अपर केस डिस्कस कर ले रहा हूं, और डेट एंड टाइम फंक्शन इतना मतलब वो तो खैर हम लोग कर ही लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लोग देखोगे उसको तो चीज क्लियर हो जाएगी आप लोग को। और डेट एंड टाइम फंक्शन में इसमें एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज नाउ, जो कि कई बार क्वेश्चंस किया जाता है। क्वेश्चन क्यों किया जाता है ये मैं अभी क्लियर करता हूं आप लोग को। तो फ्रेंड्स हम लोग वापस चलते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वापस फिर से हम लोग MS एक्सेल में आएंगे, लेकिन अब की बार मैं एक एक्सेल में एक नया पेज ओपन करूंगा ताकि थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर वे में समझ सकें। अब देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा पर्टिकुलर एक टर्म के बारे में। तो मैं A1 से, सॉरी F1 है ये, A1 से ही शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, तो A2 मैंने एक वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में कुछ लिखता हूँ, जैसा मैंने लिखा कैपिटल में, कैप्स लॉक में, अंशिका। ठीक, और इसको मैं लोअर केस में D2 में देखना चाहता हूं। तो मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा इक्वल्स टू, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इक्वल्स टू के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने इसमें लिखा लोअर, यानी कि फंक्शन मैंने लिखा। फंक्शन लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। सॉरी, इसमें एक गड़बड़ी हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। वो गड़बड़ी ये हुई है कि हम लोग को यहाँ पर नहीं लगाना है इसको। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट वहां पे नहीं लगाया जाएगा। अब यहाँ पर D2 मैंने, अब मुझे वैल्यू कौन सी लेनी है, यहाँ पे D2 वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी अंशिका वाली A2। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर दूंगा और फिर एंटर कर दूंगा। देखिए स्मॉल लेटर में आपकी अंशिका आ गया, यानी कैपिटल लेटर जो था। अब आप लोग अगर गौर करें तो देखो मैंने किया क्या, मैंने कुछ खास नहीं किया है। लोअर केस मैंने फंक्शन ले लिया आप लोग का, ठीक है। फंक्शन लेने के बाद मैंने वो टेक्स्ट लिख भी सकता हूं, लिखने के लिए मुझे डबल कोलन लगाना पड़ेगा, मतलब इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे उस जगह पे, डबल प्रेशर करके। जैसे मैं अगर मैं दिखाना चाहूं तो मैं वो भी आप लोग को दिखा दे रहा हूं। जैसे अंशिका लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे डबल कोटेड लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर अंशिका लिखना पड़ेगा, अंशिका। सॉरी ये तो ऑलरेडी लोअर केस में है, लोअर केस में है, इसको कैपिटल लेटर में कर देते हैं, अंशिका। एंटर किया, देखिए स्मॉल लेटर में अंशिका आ गया। तो ये इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगा के वर्कआउट करा सकते हैं, ठीक है, यानी कि डबल कोट लगा के वर्कआउट करा सकते हैं। ये भी तरीका है, ठीक है, लोअर केस और अपर केस के लिए। अच्छा ये तो ये एक हो गया। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से कह रहा था, डेट एंड टाइम फंक्शन में एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फंक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को बता दूं, और वो मैं यहाँ दिखा भी दे रहा हूं आप लोग को। फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये कि मतलब कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा फंक्शन है डेट एंड टाइम कैटेगरी के अंदर, मतलब फॉर्मूलाज टैब में जाके, फंक्शन लाइब्रेरी में जाके, डेट एंड टाइम में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू आप डेट और टाइम दोनों चीजें एक ही सेल में ला सकते हैं। तो वो खैर आप लोग को देखने को मिला होगा पीपीटी में, तो वो तो दिखा ही होगा। अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग इक्वल्स टू नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और केवल एंटर कर दें, लीजिए आपके डेट और टाइम दोनों आ जाएगा, यानी कि ये फंक्शन नेम है। इसको आप अगर लिख दोगे तो इससे आपका डेट और टाइम दोनों के दोनों चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज योर व्हाट। और एक चीज मैं आपको बताऊं, इस सिस्टम का डेट और टाइम उठाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हवा में नहीं चलता, ये सिस्टम का डेटा और टाइम हमेशा ये उठाता है आपका। तो यहां पर मैंने सर्टेन कुछ फंक्शंस आप लोग के सामने रखे, बाकी आप लोग देख सकते हो कि फंक्शंस की कोई लिमिट नहीं है, बहुत फंक्शंस है हमारे पास, ठीक है। लॉजिकल फंक्शंस भी हमारे होते हैं जिसमें इफ होता है, और भी अलग अलग तरह के हमारे, जैसे अगर हम लोग लॉजिकल फंक्शंस की बात करें, एंड और नॉट, इफ एरर, इफ एनए, मतलब कई तरह के हमारे फंक्शंस वर्क करते हैं, ट्रू फॉल्स, कई तरह के फंक्शंस हमारे इसमें वर्कआउट करते हैं। तो ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए मालूम है, ये इस्तेमाल करते हैं अपने छोटे छोटे टूल्स MS एक्सेल पे बनाने के लिए, ठीक है।
तो अब वापस जरा हम लोग उसी पीपीटी उसी पावर पॉइंट पे आ जाते हैं। तो भाई जैसा मैं आप लोग को दिखा रहा था, ये अपर केस के लिए था, जैसा मैंने अभी आप लोग को दिखाया प्रैक्टिकल, और ये आपका डेट एंड टाइम फंक्शंस के लिए था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर अगर एक तरह से देखा जाए तो आप लोग को बताने लायक चीजें अभी कंप्लीट हुई हैं। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गया हूं, वो मैं जरूर आप लोग को बताना चाहता हूं। उसके लिए मुझे ये वाला एक्सेल आपका चाहिए होगा, तो एक मिनट हम लोग देखेंगे। देखिएगा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट कौन सी है, होम टैब में आप लोग के एडिटिंग ग्रुप में एक ऑप्शन आता है फिल्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, जो लोग यूज करते हैं एमएस एक्सेल उन लोगों को मालूम होगा, मैंने फिल्टर लगा दिया ऑलरेडी। यानी कि मैं केवल ये चाहता हूं 98 नंबर पाने वाले इंसान को मैं केवल देख सकूं, केवल 98 नंबर। तो मैंने क्या किया, 98 वाले पे क्लिक कर दिया और क्लिक करके ओके किया, केवल 98 वाला आ जाएगा। मुझे हटाना है तो फिल्टर में मैं चाहूं तो क्लियर पे भी क्लिक कर सकता हूं। ठीक है, उससे फिल्टर क्लियर हो जाएगा। फिल्टर क्लियर होगा लेकिन फिल्टर हटेगा नहीं, फिल्टर लगा रहेगा। अगर मैं फिल्टर उस पर क्लिक कर दूंगा तो फिल्टर भी हट जाएगा। ठीक, ये भी एक तरीका होता है। तो मैं फिल्टर फिर दोबारा से लगा दे रहा हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि सब्जेक्ट 3 में जिसके भी 45 नंबर आए हैं, ठीक है, वो मेरे सामने आ जाए। वो चाहे एक भी पर्सन हो, इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं है। तो उस कॉलम में जितने भी 45 से रिलेटेड नंबर होंगे वो सब के सब बंदों को दिखा देगा। ये फिल्टरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी तो बहुत कुछ है आपका एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक अथाह सागर है, ठीक है, जिसमें बहुत सी चीजें हमारे सामने हैं, बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत सी चीजें जाती हैं। तो कई चीजें इसके अंदर आपकी हैं। ठीक है, ये तो मैंने समझ लीजिए बहुत ही कम बताया है इसमें, लेकिन एग्जामिनेशन के लिहाज से कुछ कुछ चीजें आप लोग के सामने आती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो चीजें आती हैं वो आती हैं शॉर्टकट कीज। जैसे मैं आप लोग के सामने, अब ये आप लोग के सामने आएगा, देखिए कुछ शॉर्टकट कीज एमएस एक्सेल से रिलेटेड। अब जैसे इसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे हो F2 एडिट द सेलेक्टेड सेल, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जैसे आप लोग देख रहे हो गो टू अ स्पेसिफिक सेल, फॉर एग्जांपल C6, इसका क्या मतलब है, F5। ठीक है, अब जैसे मैं इसको फॉर एन एग्जांपल आप लोग के सामने आप लोग को दिखाऊं, अब मैं यहां पर F5 प्रेस करके दिखाता हूं। F5 मैंने प्रेस किया, देखो गो टू आया। यहां पर कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी रेफरेंस, मतलब कोई भी आप यहां पर सेल एड्रेस डालो, आप डायरेक्टली वहां पहुंचोगे। जैसे मैंने यहां पर डाला B11, ओके किया, आप B11 पे पहुंच गए। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसी चीज नहीं है, तो आप एक काम करिएगा, आप इस पे डालो XFD, भाई ये तो लास्ट कॉलम है हमारा, और लास्ट रो भी डाल देते हैं 10,48,576। ठीक है, ओके करो, आप एग्जैक्टली वहां पहुंच जाओगे। देखो आप पहुंच गए वहां पे, XFD 10,48,576। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को, अब मैं वापस फिर वहीं वापस पहुंचना चाहता हूं। F5 मैंने क्लिक किया, अब मैंने लिख दिया A1, एंटर मारा, मैं डायरेक्टली A1 पे पहुंच गया। कॉलम देखिए मेरा, मतलब सेल जो एक्टिव सेल है वो कहां पर, ये देखिएगा नेम बॉक्स में आप लोग देख सकते हो उस चीज को। तो फ्रेंड्स, ये एक सर्टेन, अब ये यही नहीं है, ऐसे और भी शॉर्टकट कीज हैं, आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा। ये शॉर्टकट कीज आप लोग एक बार देखिए। जैसे इसमें देखिए एंटर द करंट टाइम, क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। एंटर द करंट डेट, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। मैंने बोला ना, हम लोग हवा में कोई भी चीज बात नहीं करते हैं। ठीक है, इसको करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब मैं सारे शॉर्टकट कीज करने बैठूंगा तो काफी टाइम लगेगा, सारे नहीं करेंगे। मैं आपके सामने इसको ओपन कर दूंगा तो आप लोग देख पाओगे इसको। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ठीक, टाइम। अब देखते हैं, वहां पे टाइम ही के बारे में बात की गई थी ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, एंटर द करंट टाइम, और एंटर द करंट डेट। फिर से वापस चले जाते हैं एंटर द करंट डेट के लिए, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, सॉरी मैंने उसी सेल को सेलेक्ट कर लिया है। एक काम करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन लीजिए, एंटर द करंट डेट, करंट डेट आपकी आ गई। इसी तरह से आपके अलग अलग काफी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए ये ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 इंसर्ट न्यू वर्कशीट है आपकी। देखो मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, इससे रिलेटेड, मतलब शॉर्टकट की से ही रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एमएस एक्सेल में। मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पुटअप होते हैं, तो हमें इसे कवर करना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपके सामने रखा। कुछ तो बहुत आसान है, जैसे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन हो गया आप लोग का, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, इसको देखते हैं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। ठीक है,
इसकी एक और शॉर्टकट की है मैं आपको बताऊं, शिफ्ट प्लस F11, यानी अगर आपको नई वर्कशीट ओपन करनी है शिफ्ट प्लस F11 से भी हो सकती है और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 से भी हो सकती है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 से भी आपकी हो सकती है। ठीक है, न्यू वर्कशीट आप लोग ओपन कर सकते हो उसके थ्रू। ठीक है, अब आगे हम लोग देख सकते हैं आगे और कौन कौन सी है। ये ऑल्ट प्लस एंटर, जब भी आप कभी एक्सेल मतलब MS एक्सेल में सेल में जब भी लिखते हो तो उसमें ऑल्ट प्लस एंटर के थ्रू आप नीचे 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 आ सकते हो। अब ये सब चीजें बोलने वाली नहीं है, ये सब प्रैक्टिकली करने वाली हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होती है हम एंटर मारते तो हम नीचे आ जाते हैं, उसके नेक्स्ट सेल में आ जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ उसी सेल में मैं नीचे आ जाऊं, जैसे हम लोग MS वर्ड में वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो इसका भी तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है, आप यहां पर ऑल्ट प्लस एंटर करिए, ऑल्ट प्लस एंटर करिए, आप नीचे आते चले जाओगे, जितने नीचे आपको आना है उतने नीचे आते चले जाओगे। ठीक है, आप लिखो यहां पे एंटर कर दो। ठीक है, क्योंकि यहां पे रैप टेक्स्ट लगा हुआ है, दैट्स वाई आपका ये ऐसे दिख रहा है, नहीं तो ये कुछ ऐसे दिख रहा होता, आपको दिखता ही नहीं वो चीज। तो रैप टेक्स्ट बेसिकली आपका इस्तेमाल किया जाता है, पूरा पूरा कंटेंट एक ही जगह पे देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, रैप टेक्स्ट का। ठीक है, सारा सारा कंटेंट हमें एक ही जगह पे दिखाई दे जाता है। तो मैंने आपसे जो बोला भाई वो सारी चीजें आपके सामने, इसी तरह से हमारे कुछ और सर्टेन आपके सामने चीजें हैं। ब्रिंग अप फाइंड बॉक्स, फाइंड बॉक्स इसके थ्रू आ जाता है। फाइंड बॉक्स वही रिप्लेस फाइंड वाला ही फाइंड बॉक्स की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैं दिखाऊं अगर आप लोग को, तो शिफ्ट प्लस F5 है ना, शिफ्ट प्लस F5, ये देखिए वही फाइंड बॉक्स आपका आ गया। ठीक, चले फ्रेंड्स, वैसे ही कंट्रोल प्लस A है, BIKU, चेंज द फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टेड सेल्स। ठीक है, जो फॉर्मेट सेलेक्टेड सेल के फॉर्मेट आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, हाईलाइटेड, ये सब चीजें आप लोग फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टेड सेल्स ये कैसे कर सकते हो आप लोग, मैं इसको समझा दूं आप लोग को थोड़ा सा। कंट्रोल प्लस 1 है ना, कंट्रोल प्लस 1 अगर हम लोग क्लिक करेंगे, ओके, ये देखिए ये कुछ इस तरह से आ गया, आपका फॉर्मेट सेल आपका सामने आ जाएगा। इसके थ्रू आप लोग इसको मतलब इस्तेमाल कर सकते हो कंट्रोल प्लस 1 के थ्रू। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो कंट्रोल प्लस 5 स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू अगर आप लोग को मालूम हो कोई भी लिखा होता है वर्ड, उसके ऊपर हम लोग एक सीधी लाइन खींच जाती है, दैट इज योर स्ट्राइक थ्रू। प्रिंट डायलॉग बॉक्स ये हम लोग जानते हैं, अंडू लास्ट ऑप्शन ये तो कॉमन है। ठीक है, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 की अगर हम बात करें तो मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आप सभी लोग इसको प्रैक्टिकली ट्राई करके देखिएगा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा। फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, ठीक है, मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स, ये भी ट्राई करके देखिएगा। स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स और विंडोज, वर्कबुक 2 ओपन हो और दोनों के बीच में स्विच कर सकता है। ठीक है, कंट्रोल F6 के थ्रू, कंट्रोल प्लस टैब के थ्रू भी यही होता है बेसिकली। ठीक है, 2 एक्सेल फाइल्स के बीच में। अच्छा, फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाना चाहता हूं, इसको देख लीजिए। इसका मतलब क्या है, इसके लिए मुझे कोई एक नंबर लिखना पड़ेगा इसमें। जरा एक काम करते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं और इसमें सर्टेन एक नंबर लिख लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसका व्यू परसेंटेज बढ़ा देते हैं, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं ये करूँगा कि भाई मैं सर्टेन वो शॉर्टकट कीज जो हमारी हैं उसको ज़रा देखता चलूँगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो एक्सक्लेमेटरी साइन है उसको मैं करके देखता हूँ। तो भाई वापस आते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन, ये कुछ इस तरह से आपका चेंज हो गया। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि कॉमा फॉर्मेट में आ जाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं वो कॉमा फॉर्मेट में है कि नहीं है, बिल्कुल कॉमा फॉर्मेट में है। इसी तरह से वापस अगर हम लोग देखें तो करेंसी फॉर्मेट के लिए डॉलर है, हैश है, एक चेक करके देख लेते हैं। जैसे डेट फॉर्मेट के लिए मैं चेक करके देख ले रहा हूँ, हैश बस खाली लगा देंगे उस जगह पे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड हैश, तो ये थोड़ी सी वैल्यू बड़ी होगी या हो ही नहीं सकती है वो वैल्यू, दैट्स वाई। ठीक है, हर एक वैल्यू पॉसिबल, क्योंकि वैल्यू काफी बड़ी है ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ और वैल्यू लेते हैं, परसेंटेज वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज वाली वैल्यू लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड परसेंटेज, ये तो कुछ परसेंटेज टाइप का आपका आ जाएगा। वो वैल्यू हो नहीं सकती, इसलिए आप लोगों को डेट एंड टाइम में नहीं दिखाई दिया, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में नहीं दिखाई दिया, दैट्स वाई। ठीक है, आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई वैल्यू होती है जो मतलब वो या तो दिख नहीं रही होती है या फिर बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो वो फिर हैश 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 दे देता है उस जगह पे। चले फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपके सामने रखे कुछ सर्टेन शॉर्टकट कीज मैंने आप लोग को दी है इस जगह पे। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसी तरह से कुछ और भी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इसको आराम से इसको करिएगा। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, जैसे अगर आप लोग देखें तो कंट्रोल प्लस स्पेस, सेलेक्ट एंटायर कॉलम, पूरा कॉलम अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है। इसको मैं करके जरूर दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। इसमें एक मिनट, एक काम ये हम लोग कर लेते हैं। हाँ, करंट कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये देखिए कॉलम सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार करते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, रो सेलेक्ट हो गया। यही दो सब, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होगा। सेलेक्ट एंटायर कॉलम के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। एंटायर रो के लिए मतलब शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। डिलीट सेलेक्टेड कॉलम या रो को करने के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है, या कंट्रोल प्लस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग को माइनस, अगर हम लोग को हटाना हो, डिलीट करना हो, तो हम लोग कर सकते हैं, कॉलम और रो दोनों में कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल प्लस माइनस के थ्रू मैं दिखा सकता हूं आप लोग को। जैसे अब ये तो ये हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कंट्रोल माइनस, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है किसको, रो को करना है कि किसको करना है भाई, तो मैंने कहा रो, तो उसने रो को उठा के कर दिया। सेलेक्ट जहां पर है, अब मैं जैसे यहाँ पर चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कंट्रोल माइनस करूंगा, फिर से वो पूछेगा, अब की बार मैं कॉलम कर दे रहा हूँ, तो मैंने कॉलम कर दिया, ठीक। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें जो आप लोगों से पूछी जाती हैं। डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, इंसर्ट अ न्यू कॉलम और अ रो। अगर आपको इंसर्ट न्यू कॉलम और रो करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल्स टू बस प्रेस कर देना है, यानी प्लस वाला साइन ही आएगा उस जगह पे, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूं आप लोग को, ऐसे तो समझ में आएगा भी नहीं, तो कोई और एक्सेल हम लोग ले लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है। इस पे जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे किया तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपका आ जाएगा। अब वो फिर पूछ रहा है क्या, तो कॉलम कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही सर्टेन शॉर्टकट कीज हैं, इसको प्रॉपर वे में देख लीजिए। मैं 2-2 सेकंड के लिए सब जगह रोक दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देख सकते हैं आप लोग, ये है आपका शॉर्टकट इन एमएस एक्सेल, दिस वन एंड अनदर वन, नेक्स्ट वन, देन ओके। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं, मैंने आपसे बोला हम लोग हर बार एमसीक्यू लेकर आते हैं, तो इस बार एमसीक्यू का जो फॉर्मेट आप लोग देखोगे वो थोड़ा सा अलग रहेगा। आप लोग को लगेगा कि किस तरह का फॉर्मेट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैंने बनाया है, इसको थोड़ा सा अलग किया है, ठीक है। तो वही हम लोग अब देखना स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चंस आप लोग के सामने आ रहे हैं, तो भाई अब आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन एमएस एक्सेल का आएगा। देखो एमएस एक्सेल में मैंने उतनी चीजें कवर करने की कोशिश की जितना आप लोगों से एग्जामिनेशन में पुटअप किया जाता है, बाकी एमएस एक्सेल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो बहुत बड़े एरिया में क्वेश्चंस उस पर पुटअप किए जा सकते हैं। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चंस पे डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं फिर आगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं विजिबल हूँ, इसलिए हो सकता है आप लोग को शॉर्टकट कीज नहीं दिखाई दे रही होगी। तो मैं इस प्रॉब्लम को समझता हूँ, तो मैं फिर से अपने आप को हटा ले रहा हूँ स्क्रीन से ताकि आप लोग उस पर्टिकुलर शॉर्टकट कीज को देख सको। तो जस्ट अ मिनट, अब मैं हट चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो शॉर्टकट कीज को। मैं 5-5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ खाली। इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट कीज, दैट्स वाई मैं ये काम कर रहा हूं। चले फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, और अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ डेट। मतलब कहने का ये है कि एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की क्या होती है, डेट को लाने की शॉर्टकट की होती है। मैंने जस्ट अभी आप लोग को बताया है, नो डाउट आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो कि होगा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, जिसके थ्रू हम लोग शॉर्टकट ऑफ डेट देख सकते हैं। तो भाई ये अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर हम लोग देखें, आप लोग ये सोच रहे हो सर कुछ आज अब की बार ज्यादा ही प्रैक्टिकल करा रहा है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन लीजिए भाई, डेट आपके सामने आ जाती है, ठीक है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन हो गया आप लोग का। अब आता है हाउ मेनी रोज इन एक्सेल। ये तो बहुत कॉमन सा आंसर है इसका, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है।
10,48,576। इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि बहुत सी चीजें सेम सेम जैसी लग रही हैं, लेकिन अंतर है। 65,536 होता है तो ये नहीं हो सकता। 10,48,576 होता है तो ये नहीं होगा। 16,384 कॉलम्स होते हैं और यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है रोज, इसलिए काफी कुछ सिमिलर जैसा लग रहा है, इसलिए लोग कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो आंसर होगा वो आंसर होगा 10,48,576 इज द करेक्ट आंसर, और थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑल फॉर्मूलाज स्टार्ट विद विच साइन इन MS एक्सेल। बहुत आसान है भाई, इक्वल्स टू के बाद ही हम लोग कोई भी किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मूला हम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोग को इस वीडियो में बताया है। तो भाई आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग चार्ट फ्रॉम सेलेक्टेड डेटा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग चार्ट फ्रॉम सेलेक्टेड डेटा। अगर जैसे मान लीजिए हमें सेलेक्ट कर लिया डेटा, मैंने आप लोगों को दिखाया है, मतलब चार्ट अगर हम लोग सेलेक्टेड डेटा के थ्रू चार्ट निकालना चाहते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। चार्ट अगर सेलेक्टेड डेटा से निकालना चाहे, वो जो टेबल मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होगी दैट इज योर F11। ठीक है, यानी किसी जो भी टेबल बना हुआ है उस टेबल को, ऑब्वियसली बात है टेबल ही होना चाहिए या कोई ऐसा सीक्वेंस में डेटा होना चाहिए जिसका चार्ट बन सके। सब कुछ नहीं बन जाएगा, चार्ट बन सके। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की आपकी मतलब जो फंक्शन की आपकी होगी दैट इज योर F11, वो आपकी क्या हो जाएगी, F11 हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट टू सेलेक्ट एंटायर रो इन स्प्रेडशीट। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर एंटायर रो को हमें स्प्रेडशीट में सेलेक्ट करना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है दैट इज शिफ्ट प्लस स्पेस बार। वो आपकी कौन सी होती है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो फ्रेंड्स ये इसको भी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं, एक बार देख सकते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, अगर शिफ्ट प्लस स्पेस बार, एक मिनट मैंने सेलेक्ट ही कहीं नहीं किया हुआ था। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये देखिए सेलेक्ट एन एंटायर रो, मतलब एंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है दैट इज योर शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार होती है। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस तरह से MS एक्सेल के बारे में पूरी जानकारी ले ली है जितनी ज़रूरी है। ठीक है, एग्जामिनेशन में जिस हिसाब से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं तो वो मैंने जानकारी की करवाई आप लोग को। और वैसे तो ये अथाह सागर है, बहुत सी चीज़ें इसमें छूटी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और इस सेशन के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अब MS पावर पॉइंट पे आएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं केवल उतनी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ जितनी आप लोगों से एग्जामिनेशन में पुटअप की जाती हैं, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग को लग रहा हो देखने में क्लियरली चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अगर जैसे आपको ऐसा लगता है कि सर थोड़ा तेज़ हो जा रहा है, सर थोड़ा धीमे हो जा रहा है, सर आपने जो चीज़ें बताई वो थोड़ी सी छोटी हैं, थोड़ी सी बड़ी हैं, तो सर ये चीज़ अगर ऐड कर देंगे तो और अच्छा रहेगा सर, तो वो बिल्कुल सजेशंस आप लोग के बिल्कुल वेलकम है। वो मैं बिल्कुल नेक्स्ट जो बनाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा। तो आप सब लोगों से सजेशन चाहिए तो इसके लिए आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल जुड़ भी जाइए। और किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, आप लोग बिल्कुल इस हेमंत महिंद्रा नाम के टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए और हमें पिंग करिए, और किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो अपनी क्वेरी का सोल्यूशन लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट अब हम लोग MS पावर पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।